हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अपन अपना जो सेमेस्टर फर्स्ट का मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला जो पेपर फिजिक्स का वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और अपन एक चैप्टर कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर मतलब यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, तो अपन सेकंड वाले चैप्टर की बात कर रहे थे आपसे। और सेकंड वाले चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके थे, और सेकंड वाले चैप्टर में भी अपन एक जो टॉपिक है उसका, जिससे जहाँ से छोटा कुछ आंसर, छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना और छोटा ही आंसर उसका। ठीक है, मैंने वो आपसे डिस्कस किया था सूडो फोर्स वाला, और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने करवा दी थी। किस लेवल की प्रॉब्लम बनेगी, कैसे बनी, वो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक को कंटिन्यू कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अपना उसी में टॉपिक आएगा भी, गुणी निर्देश तंत्र आता है। ठीक है, गुणी निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब तुम बोलो कि सर फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, वहां पर ने जो ओनली पोजीशन के रूपांतरण समीकरण है वो निकाले थे। यहाँ पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे उसकी। और वहां पर ने कोई गुणी निर्देश तंत्र माना था। यहाँ पर अपनी जो अर्थ खुद की अपनी धरती माता है ना, उसी को अपन क्या मानेंगे, गुणी निर्देश तंत्र मानेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस पर जो अपने जो सूडो फोर्स हैं, 2 सूडो फोर्स, एक तो अपकेंद्रीय फोर्स और एक कोरोलियस फोर्स, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे लगते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अर्थ पे उन सब चीजों के अपन डिस्कस डिटेल से चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी, 101% क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और अब भी बोल रहा हूँ कि 101% अब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं गुणी निर्देश तंत्र के बारे में थोड़ा सा, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे हेडिंग भाई, गुणी निर्देश तंत्र क्या होता है। गुणी निर्देश तंत्र, यहां अपन लिखते हैं गुणी निर्देश तंत्र। गुणी निर्देश तंत्र, ठीक है भाई, गुणी निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब गुणी निर्देश तंत्र अपन बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई निर्देश तंत्र होगा जो कोई एक्सिस होगी या कोई पॉइंट होगा, उसके सापेक्ष क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। हो सकता है वो वामावर्त घूर्णन करे, हो सकता है वो दक्षिणावर्त घूर्णन करे। ठीक है, तो उसको उस वैसा जो निर्देश तंत्र होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, गुणी निर्देश तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और उसमें ही अपन बात करेंगे कि अपना जो अर्थ है वो भी क्या है, एक गुणी निर्देश तंत्र है जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो एक्सिस है उसके सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है अपनी अर्थ। ठीक है, तो पहले गुणी निर्देश तंत्र क्या और अपनी अर्थ भी कैसा है, गुणी निर्देश तंत्र है। ठीक है, तो वो सब चीजें अपन लिखते हैं और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, इसी टॉपिक को लेके। ठीक है, तो अपन लिखते हैं भाई यहाँ पे गुणी निर्देश तंत्र। तो वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जो किसी बिंदु, जो किसी बिंदु या अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष वामावर्त या दक्षिणावर्त, वामावर्त या दक्षिणावर्त, वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन गति करता है, वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है, गुणी निर्देश तंत्र कहलाता है। घूर्णन गति करता है, गुणी निर्देश तंत्र कहलाता है। गुणी निर्देश तंत्र कहलाता है भाई। क्या कहलाएंगे उसको अपन, गुणी निर्देश तंत्र बोलेंगे। ठीक है, जो क्या कि ऐसा निर्देश तंत्र जो क्या करे, किसी बिंदु या अक्ष के सापेक्ष, हो सकता है वामावर्त, हो सकता है दक्षिणावर्त, क्या करे, घूर्णन गति करे, गुणी निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। जो अपनी जो पृथ्वी है वो एक गुणी निर्देश तंत्र है। मैं लिखता हूं भाई यहाँ पे, पृथ्वी, पृथ्वी एक गुणी निर्देश तंत्र है। पृथ्वी एक गुणी निर्देश तंत्र है जो कि
जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। ठीक है भाई, ये क्या है? घूर्णी निर्देश तंत्र था। घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र किसी बिंदु या अक्ष के सापेक्ष वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन गति करे, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूर्णन गति करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये तो अपना थोड़ी सी चर्चा हो गई कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है, और अपन घूर्णी निर्देश तंत्र किसके बारे में चर्चा करेंगे? पर अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी में अपन आगे चलते हैं भाई, इसी में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं और उसकी बात करते हैं अपन, जो कंटिन्यू है टॉपिक। ठीक है, अपना हेडिंग लिखेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र तथा कोरोलियस बल। घूर्णी निर्देश तंत्र तथा कोरियोलिस घूर्णी निर्देश तंत्र तथा कोरियोलिस बल। ठीक है, घूर्णी निर्देश तंत्र तथा कोरियोलिस बल, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में जानेंगे। अपन पोजीशन वेक्टर फिर से निकालेंगे वहां से, स्थिति रूपांतरण समीकरण है ना। वहां तो अपन ने कोस साइन की टर्म में, थीटा की टर्म में निकाले थे। अब अपन उसका एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है वो निकालेंगे। उसके बाद पोजीशन से वेलोसिटी वेग रूपांतरण समीकरण, वेग से त्वरण रूपांतरण समीकरण, और त्वरण से बल रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। और जो बल आएगा उसी को अपन बोलेंगे कोरियोलिस बल। ठीक है, और उसी में एक अपकेंद्रीय बल भी आएगा। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं लैंग्वेज, देखना सेम लैंग्वेज लिखेंगे जैसे अपन पीछे पढ़ के आए थे सेम। ठीक है, मैं लिखता हूं मना एक निर्देश तंत्र एस जिसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, x, y, z है। अतः मूल बिंदु O के सापेक्ष S निर्देश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे भाई? आर वेक्टर कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप नंबर ए। ठीक है, पी का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना भाई जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक अन्य निर्देश तंत्र मान लेते हैं। माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x डैश,
वाई डैश जेड डैश हैं। बिंदु P के निर्देशांक x डैश वाई डैश जेड डैश हैं भाई उस वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष x डैश वाई डैश जेड डैश हैं। P के निर्देशांक x डैश वाई डैश जेड डैश हैं। ठीक है, अतः मूल बिंदु O डैश के सापेक्ष मूल बिंदु O डैश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश और इसका स्थिति सदिश हो जाएगा इसमें r डैश वेक्टर इक्वल टू x डैश i कैप डैश प्लस कितना एक मिनट भाई चलो भाई इसको देखते हैं एक बार इसी को छोड़ के है ना। तो उसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा भाई उसका स्थिति सदिश इसमें हो जाएगा भाई r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना x डैश प्लस कितना y डैश और प्लस कितना z डैश ए कैप डैश नंबर कितना 2 हो गया। ठीक है, अभी देख लेंगे इसको ना, हटा देंगे, अभी काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा मिटाने के लिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अपन मानते हैं माना निर्देश तंत्र एस डैश माना निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है ना भाई, एस डैश एस के सापेक्ष क्या ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, अब देखो भाई अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा हाँ भाई, अब देखो अब मिटा देता हूँ मैं, अब काम आ गया, प्रॉब्लम आ गया, आ जाता है टेक्निकल इशू कुछ। हाँ देखो भाई ये मिटा दिया इसको मैंने, सब मिटा दूंगा अब। ठीक है, यहाँ बिंदु P का स्थिति सदिश, ठीक है भाई, P का स्थिति सदिश और ये कितना भाई x डैश
कोमा वाई डैश कोमा कितना जेड डैश है। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो अपन इसके डायग्राम की चर्चा करते हैं। अपन ने क्या माना कि अपने दो निर्देश तंत्र हैं। एक निर्देश तंत्र में ऐसे मान लेता हूं भाई, ये क्या है एक्स है, ये कोई क्या है वाई है, और ये कोई क्या है जेड है। इसको अपन ने निर्देश तंत्र एस बोल रखा है। ठीक है, और इसका जो ये मूल बिंदु है इसको अपन ने ओ बोल दिया। ठीक है, ओ बोल दिया, 0,0,0। इसी प्रकार एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं। ठीक है, ये कोई अपन दूसरा निर्देश तंत्र, तो ये बन जाएगा एक्स डैश, और ये बन जाएगा अपना वाई डैश, और ये बन जाएगा अपना जेड डैश। ये इसके सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, तो ये कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से यहाँ ओमेगा थीटा लिख लूँ मैं, कोण हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना भाई ओमेगा टी। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और ये भी इतना ही हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अपन ने माना कि इसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक हैं। मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि ये कोई अपना P पॉइंट है, तो S में तो कितना x कोमा वाई कोमा जेड, और x डैश वाई डैश कोमा कितना जेड डैश। अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर है और यहीं पे क्या है ओ डैश है, तो अपना यही तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर, और यही क्या हो जाएगा आर डैश वेक्टर। क्यों, दोनों की टाइम अगर माने अपन कि दोनों का जो मूल बिंदु है t बराबर 0 पर क्या है समपाती हैं। ठीक है भाई, तो मैं लिख भी देता हूं इस बात को। माना t बराबर 0 पर दोनों के मूल बिंदु समपाती है, दोनों के मूल बिंदु समपाती हैं। अतः अपन लिख सकते हैं भाई यहां से आर वेक्टर इक्वल टू कितना ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना आर डैश वेक्टर। तो कोई नंबर कितना लिख दूं, 3 लिख दूं, काम आएगा अपने आगे ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अपन ने कुछ चीजें मानी, उसको एग्जैक्ट लिख दिया, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ये लिख दिया ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा से घूमता हुआ मान लिया, और जो कोण की वैल्यू कितनी ओमेगा इंटू टी। ठीक है, वो मान लिया अपन ने। अब अपना जो टास्क है मेन, इसका पोजीशन वेक्टर तो अपने पास आ ही गया। ठीक है, अतः मैं लिख दूंगा, देखो भाई, अतः कोणीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, अतः कोणीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, कोणीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश कितना बनेगा भाई, ये बनेगा अपना आर वेक्टर। ठीक है, आर डैश लिख दो इसको, एक्स डैश कितना आई कैप डैश प्लस कितना वाई डैश, और ये कितना जे कैप डैश प्लस कितना जेड डैश, और आई डैश जे कैप ये डायरेक्शन है। क्यों, डायरेक्शन भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी घूमेगा तो डायरेक्शन भी क्या होगी भाई चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो इसको नंबर बोल दिया मैंने 4। तो समीकरण 4 घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण 4 घूर्णी निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। स्थिति रूपांतरण समीकरण, रूपांतरण समीकरण स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है भाई। ये स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गया अपना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ भाई। ठीक है, ये अपना स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गया। ठीक है, अब अपन को यहाँ से आगे बात करनी है। अब स्थिति आ गई तो अपन को वेग रूपांतरण समीकरण चाहिए पहले। ठीक है, तो अपन आगे चर्चा करते हैं इसके लिए वेग रूपांतरण समीकरण की। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं भाई वेग रूपांतरण समीकरण की। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वेग रूपांतरण समीकरण। यहां लिखता हूं मैं वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण भाई, वेग रूपांतरण समीकरण, वेलोसिटी रूपांतरण। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब वेग रूपांतरण है को पोजीशन आ गया, पोजीशन का टाइम के साथ पे अवकलन कर दे तो वेग रूपांतरण समीकरण बन जाएगा।
ठीक है। तो चूंकि देखो भाई अपने पास है दो चीजें, अपन इसको ऐसे लिखें, अगर मैं लिखूं बी डैश वेक्टर इक्वल टू कितना डी आर डैश वेक्टर अपॉन कितना डी टी, लेकिन डी आर कितना है, आर डैश किसके बराबर है, आर के बराबर है। आर डैश किसके बराबर है बताओ भाई, आर के बराबर है। आर डैश किसके, आर के बराबर है, तो मैं उसको आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अभी एक बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने एक्स डैश आई कैप डैश प्लस कितना वाई डैश प्लस कितना जेड डैश कितना के कैप डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ वी डैश निकालना चाह रहा हूँ, आर डैश आर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है ना। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जब अपन टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तो चेंज होगा ही होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन कितना, तो डी अपॉन डी टी और आर इक्वल टू कितना है आर डैश, तो यहां मैं इसको आर डैश भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है। वो तो डैश वाले के लिए लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं यहां रखता हूं डी अपॉन डी टी और ये लिखा मैंने एक्स डैश आई कैप डैश प्लस कितना वाई डैश जे कैप डैश प्लस कितना जेड डैश और इधर बना के कैप डैश, ठीक है। वहां तो डैश वाला था, खुद के सापेक्ष चेंज नहीं होगी डायरेक्शन, ठीक है। पोजीशन चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरे के सापेक्ष पोजीशन तो चेंज होगी होगी, डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। उसको एक एग्जांपल से समझे देता हूं। कभी तुमने ऐसा सुना है खुद को बोलते हुए कि मैं खुद ही चेंज हो गया, कि मैं खुद बदल गया? ऐसा कौन बताता है तुम्हें? ऐसे तुम्हें दूसरे आदमी बताते हैं कि तू तो कितना बदल गया। तो अगर वी डैश निकालूंगा, वी डैश निकालूंगा तो इस पे ओनली आई डैश जे कैप डैश के कैप डैश का अवकलन नहीं करूंगा। अगर वी के लिए निकालूंगा आर इक्वल टू आर डैश है, मैं आर डैश रख दिया मैंने। अगर इसके लिए निकालूंगा तो मुझे एक्स डैश का तो करना ही है, वाई डैश का भी करना है, जेड डैश का भी करना है, लेकिन मुझे यहाँ आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश का भी करना पड़ेगा। क्यों? उसके सापेक्ष उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके सापेक्ष उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कोई भी आदमी खुद ये नहीं बोलता कि मैं बदल गया, उसको कौन बताएगा? सामने वाला बताता है कि तू कितना बदल गया, ठीक है। तो वो उस चीज के लिए डायरेक्शन मतलब उसकी बदल गई, तो वो उस चीज को बताते हैं, जबकि आदमी खुद नहीं मानता कि मैं बदल गया। वो तो बोलता है मैं तो पहले जैसा ही हूं, ठीक है। लेकिन दूसरे आदमी उसको बताते हैं कि तू कितना बदल गया, ठीक है। तो इसके लिए अगर निकालना चाहूं तो दोनों का अवकलन होगा भाई। तो मैं यहां से लिखता हूं वी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, यहां पहले लिख देता हूं मैं किसका, इसका कर देता हूं डी आई डैश अपॉन कितना डी टी प्लस वाई डैश और ये कितना जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस कितना जेड डैश और डी कैप डैश अपॉन कितना डी टी। इसी प्रकार प्लस अब की बार मैंने आई कैप डैश को छोड़ा और डी एक्स डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना जे कैप डैश और डी वाई डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना जे कैप डैश और डी जेड डैश अपॉन कितना डी टी। और इसको कोई नंबर मैंने लिख दिया 5 नंबर, इसको कोई नंबर मैंने लिख दिया 5 नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अगर मैं वी डैश निकालूं, ये जो इक्वेशन लिखी मैंने, अगर मैं यहाँ से वी डैश निकालूं, देखना भाई यहाँ से अगर मैं वी डैश निकालूं, देखो भाई चूंकि और वी डैश वेक्टर कितना बन जाएगा, यहाँ से वी डैश बन जाएगा, डायरेक्शन का नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा कितना आई कैप डैश डी एक्स डैश अपॉन कितना डी टी। खुद के सापेक्ष उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, खुद को खुद नहीं लगेगा कि मैं बदल गया, दूसरे बताएंगे उसको कि तू बदल गया, ठीक है। ये कितना बना जे कैप डैश और डी वाई डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना बन गया के कैप डैश और ये बना डी जेड डैश अपॉन कितना डी टी। ये कोई नंबर मैं लिख दूं 6 नंबर, ये कोई नंबर लिख दिया मैंने 6 नंबर। समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से भाई, समीकरण 5 तथा 6 से, ठीक है। v किस में वेलोसिटी थी, s में, v डैश इसमें s डैश में है, ठीक है। 5 तथा 6 से ये बन गया अपने पास कितना v वेक्टर, और इसको कितना लिख दूं मैं, v डैश लिख दूं, जो क्या है ये वाली क्वांटिटी है, इसको मैं v डैश लिख देता हूं। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये बन गया मेरे पास v डैश वेक्टर प्लस बन गया ये कितना x डैश और ये बन गया डी आई कैप डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना वाई डैश और ये जे कैप डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना बन गया
जेड डैश और ये कितना डी के डैश अपॉन डी टी, और ये नंबर बना अपने पास कितना 7 नंबर बना। ये नंबर कितना बना अपने पास 7 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कोई समझ नहीं। अब देखो डी अपॉन डी टी सेम ही होता है। अगर ऐसा कुछ तुम मानो कि यहाँ भी डी अपॉन डी टी लिख दिया, वहां भी तो मैं इसको डैश कर दूंगा, वी डैश निकालूंगा तब। लेकिन है वही चीज की टाइम के सापेक्ष ही क्या है, अवकलन है, तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, बात समझने की ये है इसके अंदर, जब मैं वी डैश निकालूंगा और अगर इसका करूंगा तो मैं डायरेक्शन का नहीं करूंगा। क्यों? खुद के सापेक्ष डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पोजीशन जरूर चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं। लेकिन दूसरे के सापेक्ष तो पोजीशन तो चेंज होगी, साथ में डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। तुमको खुद को नहीं लगेगा कि तुम कितने बदल गए, जबकि दूसरे को लगेगा कि तू कितना बदल गया, वो बताएगा तुम्हें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। v इक्वल टू वी डैश, अब ये आ गया। अब समीकरण 7, अब अपना मेन टास्क है भाई डी आई कैप डैश अपॉन डी टी प्लस ये डी जे कैप डी टी और के डैप डैश, इनकी वैल्यू निकालना। अब इसकी वैल्यू निकालने के मैं दो मेथड, एक बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है ना, जहां तक अपन जा सकते हैं और अपना काम हो सकता है, और एक मेरा लॉन्ग मेथड बिल्कुल शानदार तरीके से कैसे आया, क्या चीजें हुई, दोनों बताऊंगा भाई, है ना। जिसको जो अच्छा लगे वो रख लेना, और जिसको जो अच्छा नहीं लगे वो मुझे वापस लौटा देगा। ठीक है ना, एक ही रखना है ना, दोनों नहीं रखने भाई, दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है, एक रखो, इसको जो पसंद आ रहा है वो रख लेना, बाकी मुझे लौटा देना। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं, है ना। इसमें आपको एक ही मेथड लिख के आना एग्जाम के अंदर। मेथड फर्स्ट देख लो भाई, मेथड फर्स्ट कैसे वो देखेंगे, बहुत अच्छी है ना। हाँ, इसके लिए देखो मेथड फर्स्ट की बात कर लेता हूं। अब मेथड फर्स्ट कैसे, तुमने ऐसा पढ़ा होगा, चूंकि v वेक्टर इक्वल टू कितना होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना r वेक्टर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई dr वेक्टर अपॉन कितना dt, ये कितना ओमेगा क्रॉस कितना r वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या यहां से d अपॉन dt लिखूं, यहाँ कोई खाली डिब्बा रख लूं, कुछ भी डाल दूंगा जिसमें, और यहाँ भी कोई खाली डिब्बा, ये कोई क्वांटिटी में है ना, कुछ भी क्वांटिटी रख सकता हूँ इसके अंदर जो वेक्टर होगी। ठीक है, खाली डिब्बे का मतलब कोई भी क्वांटिटी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ मेरी इच्छा से। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं एक बार इसमें आई कैप डैश रखूँ, मैंने रख दिया डी आई कैप डैश अपॉन कितना डी टी, और ये बनेगा ओमेगा क्रॉस कितना आई कैप डैश, सॉरी ओमेगा क्रॉस आई कैप वेक्टर है। इसी प्रकार यहाँ हाँ भाई, देखो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए मैं मान लेता हूं, देखना भाई वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या माना, ये तो अपनी वैल्यू आ गई। वैल्यू निकालने के लिए मैंने माना कि अपने पास कोई आर वेक्टर था, और वो आर वेक्टर इस टाइप से था। मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये तो अपना ओमेगा है, इस वाले प्लेन में ऐसे अपना ओमेगा जो निर्देश तंत्र एस डैश घूम रहा है। मैंने क्या माना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किसी एंगल थीटा पे
एक वेक्टर है आर वेक्टर और ये एंगल कितना है, थीटा है। इसके यहाँ पे किसी सर्कुलर पाथ में ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस टाइप से कोई अपना सर्कुलर पाथ है अपना यहाँ, ठीक है। ये यहाँ से कोई ये है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा था आसानी से। यहाँ कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं, अगर ये कोई अपना ओ पॉइंट है, इसको कोई ओ डैश बोल देता हूँ, ये अपना कोई क्यू। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये यहाँ से घूम के इधर आएगा, ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमा तो थीटा में स्मॉल चेंज हुआ भाई, कितना, डी थीटा। ऐसे घूमा तो थीटा में स्मॉल चेंज हुआ, थीटा में स्मॉल चेंज हुआ डी थीटा। ये थीटा में चेंज हुआ स्मॉल डी थीटा। ये कहाँ पे आ गया, कोई क्यू डैश पोजिशन पे, ये कितना हो गया, डी थीटा हो गया। और ये कितना बन गया भाई, आर की जगह आर वेक्टर प्लस कोई डी आर वेक्टर बन गया ये, ठीक है। और इसका ये पोजीशन आ गया यहाँ से ये वाला, ठीक है। पहले ये था, अब ये वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल घूमेगा, देखो ये तो एंगल इसका है एक्सिस का, ये इसका एंगल है, तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ कितना है, डी फाई कोई एंगल है। ये एंगल कितना है जो ओमेगा डिफाइन करेगा, डी फाई एंगल है अपना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डी फाई एंगल है। तो अब अपन ने क्या किया कि जब ये घूम के यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो ये आर था, इधर आर कोस थीटा बनेगा, इधर आर साइन थीटा। तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी अपनी, ये वाली रेडियस होगी, ये कौन सी रेडियस में, आर साइन थीटा वाले में घूमेगा। आर का इधर कंपोनेंट आर कोस थीटा, इधर वाला आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो गया। जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा ये वेरी होती जाएगी, ठीक है, आर साइन थीटा में घूमेगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहां से अपने पास निकल के आई कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या की बात करता हूं मैं। कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा कितना होता है, त्रिज्या। अब कोण कौन सा भाई, कोण कौन सा, ये चाप लूंगा तो ये वाला कोण, तो यहां बनेगा कितना, डी फाई, और डी फाई इक्वल टू चाप कितना हो जाएगा बताओ। चाप यहां से घूम के यहां गया तो मैं इसको चाप लिखा, और चाप कितना, पहले आर प्लस डी आर था, अब डी आर बन जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या कितनी बताओ, आर साइन थीटा, ठीक है। तो चाप बना अपने पास डी आर वेक्टर लिखूं, है ना, चाप को कितना लिख दूं, डी आर, और ये कितना बन जाएगा, आर साइन थीटा, और ये बन गया कोई डी फाई बन गया। अगर इसकी कोई डायरेक्शन लिखूं तो मैं एन कैप लिख सकता हूं, जो भी डायरेक्शन आएगी अपन देख लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों तरफ डी टी से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये डी आर अपॉन कितना बन गया, डी टी, और इधर बन जाएगा आर, ये बना कितना, साइन थीटा, और डी फाई अपॉन कितना बना, डी टी, ये बना एन कैफ। तो डी आर अपॉन डी टी, ये तो इधर बना डी आर अपॉन डी टी, ये बना कितना, आर साइन थीटा, और ये बना ओमेगा, ये बना एन कैफ, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ये अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन कितना, डी टी, यहां से बन जाएगा ओमेगा आर, और ये बना कितना, साइन थीटा, और ये बना कितना, एन कैफ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी आर वेक्टर अपॉन कितना, डी टी, इसको लिख दूंगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना, आर वेक्टर। ये चीज मुझे लानी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने ये सब चीजें मुझे करनी पड़ी, ठीक है भाई। फिर से बता देता हूँ, यहाँ से किसी थीटा पे ये घूम रहा था ऐसे, ये कोई पार्टिकल क्यू, यहाँ से घूम के जब किसी टाइम टी के बाद एंगल डी थीटा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आर था तो आर प्लस डी आर बन जाएगा। तो ये भी घूम के यहाँ आएगा, ये कितनी रेडियस, आर साइन थीटा, तो ये जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा ये भी घूमता जाएगा, ये एंगल डी फाई, ठीक है, ऐसे इस वाली एक्सिस पे, और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, इसको थीटा माना गया, ये फाई है अपना, ठीक है। तो ये डी फाई घूमा तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से कोण कितना घूमा, डी फाई, चाप कितना हो जाएगा अपना, यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो डी आर चला, डी आर चल जाए उसमें, डी आर बराबर आर साइन थीटा डी फाई, उसकी कोई डायरेक्शन आएगी एन कैप, दोनों तरफ डी टी से मैंने डिवाइड कर दिया, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, तो ये ओमेगा बन गया डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो आर साइन थीटा ओमेगा, इसको मैंने ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप लिख दिया, इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ, ओमेगा क्रॉस आर, बस यही काम था, वहां भी यही था। अगर अब मैं यहाँ इस टाइप से रखूँ डी अपॉन डी टी, ये कोई खाली डिब्बा, और यहाँ कितना ओमेगा क्रॉस, ये कोई खाली, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी रख सकता हूँ वही डी अपॉन कितना डी टी, और ये बना कितना आई कैप डैश, तो यहाँ बन जाएगा ओमेगा क्रॉस कितना आई कैप डैश। इसी प्रकार डी अपॉन डी टी, और ये बनेगा अपने पास जे कैप डैश, इक्वल टू बन जाएगा ओमेगा क्रॉस कितना जे कैप डैश। और इसी प्रकार मैं बात करूं डी अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा कितना के कैप डैश, तो ये बन जाएगा
ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना के कैप डैश। ये सारी क्वेश्चन मैंने पीछे वाले पेज पे भी डायरेक्ट लिख दी थी, ठीक है। तो मैं इनको यूज कर लूँ अब डायरेक्ट, ये अपना पेज है, ठीक है। इवन की जगह ये वाली वैल्यू मैं रख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये वाला पेज आपके लिए एज ए एक्सटर्नल वर्क हो गया, ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना। एक्सटर्नल वर्क हो गया, बाकी मैं उसी को यूज करूंगा प्रीवियस पेज वाले को। देखो किसको, कि समीकरण 7 में 8, 9, 10 से मान रखने पर, ठीक है भाई, उस चीज को लेके चलता हूं मैं। समीकरण 7 में मैं लिखता हूं, समीकरण 7 में 8, 9 तथा 10 से मान रखने, तथा 10 से मान रखने पर भाई, मान रखने पर, मैंने इसमें मान रखने पर देखो, मान रखने पर आपका मान रख दिया मैंने भाई। ये अपने पास v वेक्टर और ये तो अपने पास v डैश था ही, प्लस यहाँ x डैश, और इसका मान कितना हो जाएगा ओमेगा क्रॉस कितना आई कैप डैश, प्लस यही कितना y डैश, और ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस कितना j कैप डैश, प्लस कितना z डैश, और ये बनेगा कितना ओमेगा क्रॉस कितना k कैप डैश, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये बना अपने पास v वेक्टर इक्वल टू कितना v डैश वेक्टर, इसको मैं अंदर भेज दूँ, क्रॉस में अदिश राशि जा सकती है, ये बना कितना x डैश आई कैप डैश, प्लस कितना बना ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना बताओ y डैश, और ये कितना बना j कैप डैश, प्लस कितना ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना z डैश, और ये बना कितना k कैप डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा क्रॉस को बाहर निकाल दो, ये बना कितना p डैश, प्लस ओमेगा क्रॉस ऐसे बाहर निकाल दिया, ये बन गया x डैश आई कैप डैश, प्लस कितना y डैश j कैप डैश, प्लस कितना z डैश, और ये बन गया कितना k कैप डैश। ये क्या था अपने पास, ये भाई ऐसे था, अपन ने माना था r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना x डैश आई कैप डैश, प्लस कितना y डैश j कैप डैश, प्लस कितना ये बना कितना z डैश, और ये k कैप डैश, और इसी को अपन ने r मान लिया था, r इक्वल टू r डैश था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं v वेक्टर इक्वल टू कितना v डैश, प्लस कितना ओमेगा क्रॉस कितना r डैश वेक्टर, और चूंकि r डैश वेक्टर इक्वल टू कितना था r वेक्टर, तो ये ऐसे लिख दूं मैं v वेक्टर इक्वल टू कितना v डैश, प्लस कितना ओमेगा क्रॉस कितना r वेक्टर, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां बना v डैश वेक्टर इक्वल टू कितना v वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस कितना r वेक्टर, ये कोई नंबर कितने 11। समीकरण 11 क्या कहलाएगा भाई, घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्राप्त समीकरण 11, प्राप्त समीकरण 11 घूर्णी निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है या कहलाता है, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो ये तो अपना वेग रूपांतरण समीकरण आ गया भाई, ये तो अपना क्या आ गया वेग। अब जब वेग रूपांतरण समीकरण आ गया तो त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाल सकते हो आप। जब वेग रूपांतरण समीकरण आ गया तो आप त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाल सकते हो कि नहीं सकते, बताओ। निकाल सकते हो कि नहीं सकते, निकाल सकते हो कि नहीं सकते। चलो तो भाई बात करते हैं आगे अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण की। इसकी बात करें बताओ भाई, अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई हेडिंग लिखेंगे अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण भाई, हेडिंग लिखेंगे अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण। चलो नेक्स्ट पेज, त्वरण रूपांतरण समीकरण लिखेंगे। हाँ हेडिंग लिखेंगे भाई त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण भाई, त्वरण रूपांतरण समीकरण की बात करेंगे अपन। अब देखो भाई अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण किससे निकालेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण से। तो चूंकि वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से भाई, वेग रूपांतरण समीकरण कैसे था अपन ने ऐसे पढ़ा था
वी डैश वेक्टर इक्वल टू कितना, वी वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, वी इक्वल टू वी डैश प्लस कितना ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब सुनो भाई, इसको भी डी आर अपॉन डी टी, आर इक्वल टू आर डैश था, लेकिन अब डिफरेंट कर, तुम मानो कि सेम सेम हो गए तो मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। इससे चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। डैश का मतलब वी डैश एस डैश में है, ऐसे मान लेना, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना आर वेक्टर, ठीक है। इधर से आर, इधर से आर, इधर से आर मैं हटा सकता हूँ, हटा दिया। ये बना डी अपॉन डी टी, यहाँ कोई भी क्वांटिटी है ये, और डी डैश अपॉन कितना डी टी, यहाँ भी कोई क्वांटिटी है, प्लस ओमेगा और ये क्रॉस, ये भी क्वांटिटी है, आपको दिख नहीं रही लेकिन ये क्वांटिटी है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब अपन को त्वरण निकालना है भाई यहाँ पे, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वो चीजें देखते हैं अपन। देखो भाई, हाँ, क्योंकि त्वरण अपने पास होता है त्वरण, और त्वरण अपने पास कुछ इसी टाइप से होता है भाई। त्वरण, त्वरण भाई, त्वरण, अगर त्वरण ए वेक्टर लिखूं तो अपन उसको ऐसे ले सकते हैं डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको कोई नंबर लिख लो तो अच्छा रहेगा, 12 नंबर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ डी अपॉन डी टी, और इसको ले सकता हूँ मैं डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी। कोई दिक्कत है क्या मुझे? नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अब d अपॉन डी टी का मान तो ये वाला रख दूंगा, तो डी आर अपॉन डी टी का और चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, अपन को दो वैल्यू चाहिए यहाँ पे, d अपॉन डी टी, ठीक है। ये खाली डिब्बा का मतलब कोई क्वांटिटी है वहां पे, ध्यान रखना। d डैश अपॉन कितना डी टी प्लस इसका मान कितना ओमेगा क्रॉस ये कोई खाली। और इसी प्रकार अगर मैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मान रखूं तो उसका मान हो जाएगा d डैश आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ओमेगा क्रॉस कितना आर वेक्टर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं अपनी, इससे अपन इसकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, एक बार डी अपॉन डी टी के, एक डी आर अपॉन डी टी के, तो त्वरण ए आ जाएगा। अतः देखो भाई, यहाँ बना ए वेक्टर और ये बना डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी कितना डी डैश अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ओमेगा, यहाँ कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और क्रॉस, और इधर से दूसरी क्वांटिटी है, एज ए ऑपरेटर है भाई ये, है ना, ऐसे ही मत चिपका देना। डी आर अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ओमेगा क्रॉस कितना आर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताएगा। देखो भाई, एक बार डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी का मान चाहिए, वो वाला मान आ गया। एक डी आर अपॉन डी टी, आर चिपका दिया मैंने, आर का वैल्यू आ गया। अब ये ऑपरेटर है भाई, ऑपरेटर मतलब ऑपरेट होगा, ऑपरेशन होगी, संक्रिया होगी। तो पहली इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो यहां से ए वेक्टर निकल के आया भाई डी डैश अपॉन कितना डी टी, और ये बन गया कितना डी डैश आर अपॉन कितना डी टी, प्लस ये बना डी डैश अपॉन डी टी, और ये बना कितना ओमेगा क्रॉस कितना आर, ठीक है, प्लस ये बना कितना ओमेगा क्रॉस, और ये बन गया कितना डी डैश आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, प्लस ये बना यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना आर वेक्टर बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो, ये तो कितना बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, प्लस एक बार इसका अवकलन u इंटू वी से, तो ये बना डी डैश अपॉन डी टी, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस कितना आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस कितना डी टू डैश आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, प्लस यहाँ बना ओमेगा क्रॉस कितना डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी डैश है तो डैश लिख दी, प्लस ये बना ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। कोई दिक्कत, अपन ने क्या माना था, ओमेगा कोई कांस्टेंट नियत वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा वेक्टर इक्वल टू क्या है, नियत है, कांस्टेंट स्पीड एंगुलर स्पीड थी, तो डी ओमेगा डैश वेक्टर अपॉन कितना डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। ये सेम है तो ये डबल हो जाएगा, देखो ये सेम है, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा,
ये डबल नहीं हो रहा भाई, ओह ये डबल नहीं हो रहा, हो जा भाई डबल हो जा, डबल हो जा भाई, हाँ हो गया भाई, डबल हो गया भाई। देखो भाई डबल हो गया तुम्हारे लिए तो ये देखो भाई इसका इसका डबल कर देते हैं अपन। चलो ये हो गया, चलो तो आगे चलते हैं। ये 0 हो गया, ठीक है यहाँ से, हाँ इसको मैं डबल कर देता हूँ, चलो डबल कर दिया, और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा एक बार, हाँ अब हो जाएगा भाई। देखो डबल कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से अपना ए वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं कोई लिख दूँ ए डैश वेक्टर, ये डैश बन गया, ठीक है ये 0 हो गया, ये डबल हो गया, प्लस कितना 2, और ये बना कितना ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना बी डैश वेक्टर, ठीक है, और ये बना प्लस ओमेगा क्रॉस कितना ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब अपन को डैश चाहिए भाई अपन को, तो अपन ने डैश निकाल दिया यहाँ से, ए वेक्टर माइनस ये बन गया 2, ये कितना ओमेगा क्रॉस कितना बी डैश वेक्टर, और माइनस कितना ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर बन गया, ठीक है। और ये नंबर कितना 13। प्राप्त समीकरण जो 13 है अपना, 13 ये 13 है भाई तुम्हारा है, रख लो इसको, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, त्वरण रूपांतरण समीकरण। 13 है भाई, मेरा कुछ नहीं है इसमें ना, तो 13 है। प्राप्त समीकरण 13 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है भाई। प्राप्त समीकरण गुणी निर्देश तंत्र में, ऐसे लिखो अच्छा लगेगा, प्राप्त समीकरण गुणी निर्देश तंत्र में, गुणी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण है, त्वरण रूपांतरण समीकरण है भाई। ये त्वरण रूपांतरण समीकरण आ गया अपना। अब जब त्वरण आ गया तो फोर्स भी निकाल सकते हो, बल रूपांतरण समीकरण भी निकाल सकते हो। चलो भाई तो लगे हाथ बल की ओर बात कर लो, लगे हाथ बल की बात कर लो। देखो बल रूपांतरण, यहाँ अपना आएगा बल रूपांतरण समीकरण, यहाँ अपना आएगा भाई बल रूपांतरण समीकरण। देखो बल रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे, अपने पास चूंकि त्वरण रूपांतरण समीकरण है, त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, यहाँ आया ए डैश इक्वल टू कितना ए वेक्टर माइनस कितना 2 ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर। ऐसा ही आया था ना भाई, ऐसा ही आया होगा, ऐसा ही आया है, ऐसा ही आया है, ठीक है भाई। अगर अपन को देखो फोर्स क्या होता था, बल एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता था एम ए वेक्टर। तो इस वाली समीकरण को दोनों और स्मॉल एम द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो मैं, उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त समीकरण को दोनों और स्मॉल एम से, यानी कण का द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम से गुणा करने पर भाई, स्मॉल एम से गुणा कर दिया दोनों तरफ। चलो ये किया मैंने, एम ए डैश इधर बन गया अपना कितना एम ए माइनस कितना 2 एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना बी डैश वेक्टर, और माइनस कितना एम ओमेगा क्रॉस और, ठीक है। क्या बना भाई, ये तो एफ डैश बन गया। चलो ये बना अपने पास एफ डैश, और ये बना कितना एफ, ठीक है। और जो आगे बनेगा ये वाला, इसको मैं लिख दूं कोई प्लस एफ सी, और जो आगे बना उसको लिख दूं मैं कोई स्मॉल एफ सी लिख दूँ ना, अभी नाम दे दूंगा उसको, स्मॉल एफ सी लिख दूं, ठीक है। जहां एफ डैश इक्वल टू एम ए डैश वेक्टर, आभासी बल, कुल आभासी बल हो गया मतलब, और ये एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर वास्तविक बल, ठीक है।
और एफ सी मैंने जिसको लिखा जो आएगा -2m ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश, इसको बोलते हैं अपन कोरियोलिस बल, इसको बोलते हैं अपन कोरियोलिस बल, समझ गए? ठीक है, और वो क्या था, कोरियोलिस त्वरण हो गया, उसको अपन कोरियोलिस त्वरण बोल देंगे, हटा देता है ना उस चीज का नहीं। और अगर इसको लिखा मैंने एफ सी वेक्टर जो कितना माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन अप केंद्रीय है। ओह, एम तो लिखा ही नहीं मैंने भाई, एम भी लिखना जरूरी है कोर्स के लिए। तो ये लिखा मैंने ओमेगा वेक्टर और यहाँ एम माइनस, ये है अप केंद्रीय बल। अगर ये ऐसा लिखा मिले आपको एम क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कहीं बुक में मिल जाए माइनस हटा के, अभिकेंद्रीय बल, और उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। और ये वाली जो क्वांटिटी आएगी है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, कोरियोलिस त्वरण, और ये वाली को अपकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो कुछ बातें और कर लेते हैं आपके साथ, हमारा मन कर रहा है आज आपके साथ बातें करने का। ठीक है भाई, तो अपने पास यहाँ एफ डैश वेक्टर इक्वल टू आया भाई एफ वेक्टर माइनस कितना 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर माइनस m, और ये बना कितना ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये अपना इक्वेशंस आया था भाई। ठीक है, ये अपना इक्वेशंस आया था। अपन अब कोरियोलिस बल को लेके चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें कोरियोलिस बल और कोरियोलिस बल कैसे मैंने पढ़ाया था, एफ सी इक्वल टू कितना -2m और ये कितना ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं केस नंबर फर्स्ट, इसके अंदर केस नंबर फर्स्ट कि ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर है वी डैश वेक्टर, तो यहां से एफ सी वेक्टर बन जाएगा -2m वी डैश ओमेगा, और ये बन गया कितना साइन 90 डिग्री, एन कैप कोई डायरेक्शन साइन 91 हो जाएगा। तो एफ सी कितना बन जाएगा -2m ओमेगा वी डैश एन, ये फोर्स आएगा। अगर मैं बोलूं केस नंबर सेकंड ओमेगा वेक्टर पैरेलल हो किसके, वी डैश वेक्टर के, या ओमेगा वेक्टर एंटी पैरेलल हो किसके, वी डैश वेक्टर, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो या 0 डिग्री, सॉरी कितना आएगा 0, थीटा इक्वल टू कितना हो भाई 0 डिग्री, या थीटा इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री। तो इधर साइन 0 और इधर साइन चाहे 180 हो, दोनों का मान कितना आता है 0। तो यहाँ से जो एफ सी निकालूंगा मैं, उसका मान कितना आएगा 0, मतलब उस स्थिति में कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा भाई, कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें थी अपनी। अब दूसरी बात एक और समझने की, जो अपना कोरियोलिस फोर्स है ये वाला, कि या तो कण की गति हो या निर्देश तंत्र की गति वी डैश आ रही है, उसके कारण लगेगा, या लगता हुआ प्रतीत होता है, आभासी फोर्स ही होते हैं दोनों, कोरियोलिस और अपकेंद्रीय ना, तो वास्तविक में नहीं लगता हुआ प्रतीत होता है, तो ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो अपन ने पढ़ा था अभी अपकेंद्रीय वाला, अपकेंद्रीय में क्या आया था, ओमेगा क्रॉस आर आ रहा था, मतलब ये उसके रोटेशन पे डिपेंड करेगा, निर्देश तंत्र की घूर्णन गति पे डिपेंड करेगा। तो एक वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एक घूर्णन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ी, काफी कुछ पढ़ लिया, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव अच्छे से खत्म हो गया। अब अपन कल इसको जो पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे अपन अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो अभी अपकेंद्रीय बल आया है और एक कोरियोलिस बल आया है, अब इनका अर्थ के पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे किसका, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, फिर पढ़ेंगे कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जिसमें 3-4 डेरिवेशन हैं अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आते हैं, वो अपन करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछने का, बाकी वीडियो को बार बार देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, सारी चीज़ें समझ के, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।